नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। तो आज का जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है ये कार्बन एमिशन के जलवायु परिवर्तन के बारे में है। ग्लासगो में 2030 के जो टारगेट है जो पेरिस एग्रीमेंट में सेट किए गए थे उसके बारे में ही यहाँ पे COP26 का मीटिंग होने वाला है, तो उसके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करेगा किस तरीके से मध्य एशिया में यहाँ पर पूरी कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक स्थितियां जो है वो बदल गई है, खासकर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद में। तो उस और भारत का क्या रुख है, किस तरीके से भारत कदम उठा रहा है और भारत के लिए अभी इस स्तर पर क्या करना सही होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम इस दूसरे आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज का MCQ देखते हुए यह है कि डेल्टा वेरिएंट जो है, डेल्टा निम्न में से किस बीमारी का वेरिएंट है, किस वायरस का वेरिएंट है। तो आपका ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी है कोविड, ऑप्शन सी है मर्स MERS, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो वो ये है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन किस प्रकार से हम इसमें कटौती कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसके विभिन्न कौन से तरीके और कौन से वेज हो सकते हैं, ये आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 जो है इसका आयोजन 31 अक्टूबर से होने वाला है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो ये ग्लासगो 2030 के नाम से ये ज्यादा फेमस है क्योंकि 2030 के जो टारगेट्स रखे गए हैं पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार उसका चर्चा की जाएंगी इस सम्मेलन में, इस यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो कंट्रीज आर बीइंग अर्ज्ड टू रेज देयर एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पर सारे ही देशों पर ये दबाव है कि जो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में एमिशन जो कार्बन उत्सर्जन है उसकी कटौती का जो एक यहाँ पर फैसला किया था, एक प्रण किया था, उसे और ज्यादा बढ़ाए। मतलब यहाँ पे कंट्रीज पे और ज्यादा प्रेशर है कि वो और ज्यादा एमिशन का रिडक्शन करे, कार्बन का उत्पादकता जो उनके देश में हो रही है उस कार्बन एमिशन को और ज्यादा कम करे। तो यहाँ पर बताया गया है कि सम पॉजिटिव आउटकम्स हैव बीन अचीव्ड while major emitters are woefully short of reduction requirement by 2030। तो बहुत सारी जगह तो यहाँ पर सुधार दिखा है, अच्छे कदम दिखे हैं, लेकिन वही जो कंट्रीज में सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है वहां पे लापरवाही देखने को मिल रही है। और ये अगर हम आज की स्थिति में असेसमेंट करें तो 2030 के जो टारगेट रखे गए हैं वो इन्हीं बड़े पॉल्यूटर्स जो है इनके लिए तय करना बहुत ही मुश्किल है अगर आज की स्थिति में हम देखें। तो अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई। तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6 जो है इसके अनुसार 2010 का यहाँ पर बताया गया एक एमिशन रेट शुड रिड्यूस बाय 45% ऑफ 2010। तो 2010 में जितना एमिशन था उसका 45% कम होना चाहिए 2030 में, तभी जाके हम 2050 में नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन टारगेट क्या रखा गया, 2050 का नेट जीरो एमिशन। उसके लिए ये स्थिति रखी गई कि 2030 में इतना एमिशन होना चाहिए जो कि यहाँ पर 2010 का 45% कम हो। उसके अलावा अगर हम देखें तो डेवलप कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ एक्यूमुलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि ठीक है आपने टारगेट रख लिया, सब कुछ बात ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो विकसित देश जो है ये 75% कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। तो इनकी जवाबदेही जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। वही डेवलप कंट्री शुड रीच जीरो एमिशन बाय 2035 to 40। तो अगर हमें नेट जीरो अचीव करना है तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिसमें खासकर USA और चाइना है जो कि सबसे बड़े पॉल्यूटर माने जाते हैं, इनको जीरो एमिशन जो है ये 2035 से 40 के बीच में अचीव करना होगा, तभी ही 2050 का जो वर्ल्ड का टारगेट रखा गया है ये अचीव होगा। The 2050 timeline seems to divert the attention from 2030 targets। अब 2050 टाइमलाइन होने के कारण हो ये गया है कि 2030 का जो फोकस रखा गया है कि 2010 में जितना एमिशन हो रहा है उसका 45% रिड्यूस हम करेंगे 2030 तक।
तो ये 2030 का टारगेट है जो वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, और यहाँ पे देशों को ये एक बहाना मिल रहा है कि 2050 तक तो हम नेट जीरो कर लेंगे, लेकिन 2030 की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो अगर हम 2030 के टारगेट्स का इवेल्युएशन करें, आज की स्थिति अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि 2030 एमिशन रेट्स आर सपोज टू बी 16.3% हायर देन व्हाट वाज इन 2010, रिकमेंडेड टू बी लेस बाय 45%। तो जो 45% कम होनी चाहिए 2030 की, अगर आज की स्थिति देखें तो ये केवल 16.3% ही हो पाएंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे यूएस जो है ये दूसरी कंट्रीज पर तो काफी दबाव डाल रहा है, लेकिन वही यूएस जो कि सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, यहाँ पर हम देखें तो वो अपने एमिशंस के रिडक्शन के टारगेट से वो बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा है। उसके अलावा कुछ कंट्रीज है जो बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर काम कर रही है, जैसे रशिया, चाइना, ब्राजील जो है अदर स्टैंडिंग अगेंस्ट रैपिड रिडक्शन। तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो कंट्रीज है जो कि रैपिड रिडक्शन के विरोध में है, वो उसमें रशिया, चाइना और ब्राजील है। इनका कहना ये है कि इतनी तेजी से रिडक्शन करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वही चाइना की बात करें तो इन्होंने तो अपने टारगेट खुद ही अपने टारगेट यहाँ पर सारी कंट्रीज को ये एक इजी कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म दिया गया था कि आप खुद अपने टारगेट्स तय करिए। 2050 एक मानक आंकड़ा रखा गया था, वर्ष रखा गया था, तब तक हम नेट जीरो अचीव करें। लेकिन चीन ने यहाँ पे 2060 और 70 को चुना है कि हम तब तक हमारा नेट जीरो कर पाएंगे। तो चीन के अलावा रशिया और ब्राजील भी ऐसे कुछ देश है जो कि रैपिड रिडक्शन जो है इसके अगेंस्ट में है। उसके अलावा COP 26 शुड दस फोकस इंटेंटली ऑन मीटिंग द 2030 टारगेट, पुशिंग असाइड जियोपॉलिटिक्स। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि COP 26 जो है ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है ये फोकस करे 2030 के टारगेट्स में। भारत की स्थिति देखें तो इंडिया एमिशन रेट्स आर 7%। तो भारत जो है यहाँ भारत का 7% एमिशन रेट है, ये इतना कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वही अगर हम तालिका में देखें तो चीन, यूएस और चीन के बाद में भारत तीसरा सबसे बड़ा एमिटर है। लेकिन वही हमारी जनसंख्या के हिसाब से अगर हम पर कैपिटा एमिशन रेट देखें तो ये ग्लोबल लेवल से भी काफी ज्यादा नीचे है। तो भारत जैसे देश पर अगर आप एमिशन कम करने का जोर डालते हैं तो ये अपने आप में कितने हद तक सही होगा। तो यहाँ पर क्लाइमेट ट्रैकर प्लेसेस अगर हम देखें कि क्लाइमेट ट्रैकर जो है उसका प्रभाव कितना होगा, अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है तो इसका सेकंड वर्स्ट प्लेस जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाली स्थिति में भारत ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी हमारी जगह जो है वो सी लेवल बढ़ने के कारण जलमग्न होगी। तो इंडिया कुड प्ले CBDR एंड प्ले अलॉन्ग विद चाइनाज प्लेस फॉर नेट जीरो बाय 2060-70। तो भारत के लिए भी अपना स्टैंड लेना जरूरी है। भारत को ये बताने की आवश्यकता है कि जो हमारा ग्लोबल एमिशन है, ग्लोबल जो हमारा पर कैपिटा एमिशन है ये ग्लोबल लेवल से काफी ज्यादा नीचे है, और हमें यहाँ पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का कि हम हकदार है। और इसलिए हमें चीन ने जिस तरीके से यहाँ पे प्लेज करा है 2060-70 तक वो जीरो एमिशन करेंगे, भारत को भी इसी स्थिति में अपने आप के लिए एक एक्सेप्शन लेने की आवश्यकता है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे पढ़ते हैं जो कि सेंट्रल एशिया में भारत की किस तरीके से प्रभाव बढ़ा रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है और भारत के लिए क्या स्थिति बनी है, उन सारी मुद्दों के बारे में बात करता है। तो हाल ही में अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान का शासन आया उसके चलते जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है वो काफी तौर पे बदल गई है। लेकिन हाल ही में भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, इनकी विजिट हुई अर्मेनिया में। तो इस अर्मेनिया विजिट को एक बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि भारत जो है वो अपने सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के साथ में जो अपने रिश्ते हैं वो ज्यादा मजबूत कर रहा है। भले ही अफगानिस्तान जैसा पार्टनर जो है भारत से अभी बिछड़ गया है, लेकिन उसके बावजूद अर्मेनिया की जो हाल ही में जो 13 अक्टूबर की जो विजिट हुई है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, ये अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल है। तो अर्मेनिया में भारत के फॉरेन मिनिस्टर की ये अपने आप में इतने वर्षों में सबसे पहली यहाँ पर विजिट थी, जो कि अपने आप में काफी सक्सेसफुल मानी गई। तो यहाँ पर दोनों देशों ने यहाँ पर कमिटमेंट करे, यहाँ पर ट्रेड और कल्चर को लेकर, एक्सचेंजेस को लेकर बायलैटरल ट्राइज जो है वो स्थापित करे, जो कि दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा है। उसके अलावा मिस्टर जयशंकर जो है इन्होंने नागोर्नो काराबाख जो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, इसे भी पीसफुल तरीके से सेटल करने की बात की है और उसके लिए सपोर्ट करने की भी बात की गई है कि अगर भारत की सहायता लगती है इसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की। ये एक सीमा विवाद है, नागोर्नो बाराखाम कॉन्फ्लिक्ट लैंड का रीजन है जिसके
जिसके बीच में अजरबैजान और आर्मेनिया जो है, इनके बीच में झगड़ा है कि जमीन का टुकड़ा किसके पास में रहेगा। तो इसे ही शांति से भारत ने सुलझाने की बात की है, और भारत की अगर मदद लगती है इस शांतिपूर्ण तरीके से इसे सुलझाने में, तो भारत इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करेगा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 देशों की ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, ये 3 बड़े देश हैं। अफगानिस्तान इसमें ऑब्जर्वर की स्थिति में था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद में अब जितने भी SCO के मेंबर्स है, ये सब अपने अपने फायदे में जुट गए हैं। ये कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया और उसे जो SCO के सबसे बड़े 2 मेंबर बड़े हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान, इन्होंने सीधे तौर पर तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करा, जिसके चलते हुए जो बाकी मेंबर हैं इनको जरूर ये टेररिज्म के उनके देश तक पहुंच जाएगा, इसको लेकर खतरा महसूस करा है। तो यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका महत्व अपने आप में खत्म हुआ है और इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर फेलियर बताया गया। और वही भारत की स्थिति फिर मजबूत होती है कि भारत एक ऐसा ऑप्शन लेकर आ सकता है जिसके साथ में और दूसरे देश भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर डिफेंस कॉपरेशन जो है, उसके साथ में ट्रेड रिलेशन जो है, भारत को एक अपने ओर से बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एक रास्ता मिला है। और खासकर जिस तरीके से आर्मेनिया से शुरुआत हुई है, ये काफी एक अच्छा सूचक भी माना जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया इज ऑल्सो सीकिंग फॉर डाइवर्सिफाई इट्स स्ट्रेटेजिक टाइज। तो भारत जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो बहुत डाइवर्सिफाई कर रहा है। US हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अलग अलग देशों के साथ में यहाँ पर भारत ने अपनी टाइज स्थापित की, अपने संबंध स्थापित करे हैं। और अब सेंट्रल एशिया में भी भारत अपने अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है, जो कि भारत और इससे जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पर रीजनल एंगेजमेंट इज ऑफ ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द फेस ऑफ तालिबान। तो यहाँ पर अगर हमारा साउथ एशिया देखे तो साउथ एशिया से जुड़ा हुआ रहता है सेंट्रल एशिया। तो बहुत जरूरी होता है कि रीजनल लेवल पर हम हमारी स्थिति हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि हम बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जब हमारे पड़ोस में 2 देश ऐसे हैं जो कि हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, हमारा भला नहीं चाह सकते। तो ऐसी स्थिति में हमको जरूरी है कि हम अधिक से अधिक हमारी मित्रता दूसरे देशों के साथ में बना के रखें, जो कि जरूरत के वक्त भारत की सहायता भी कर सके। अगर सहायता प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद करें। उसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान जो है, यहाँ पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से देखने को मिला है। भारत ने यहाँ पे $200 मिलियन का एक क्रेडिट लाइन का सपोर्ट दिया है। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इनको सपोर्ट करने की बात की गई है। उसके अलावा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी साइन किए हैं, MOUs यहाँ पर साइन करे हैं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके अलावा 6th फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है ऑन इंटरेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया CICA भी यहाँ पर कजाकिस्तान की यहाँ पे कैपिटल नूर सुल्तान में हुआ है। उसके अलावा CICA कि में ही यहाँ पर जयशंकर जो है मिस्टर जयशंकर जो है इन्होंने चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि अपने आप में ट्रेड के लिए कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी सिर्फ अपने ही फायदे को देखते हुए करना ये भी उचित नहीं रहता है। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आता है उसको भी क्रिटिसाइज इस CICA में मिस्टर जयशंकर ने किया है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।